हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल किट्स को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और जो भी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए टूल्स का यूज करती है उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंसेप्चुअल थिंग है जो यूपीएससी और आरएएस दोनों के ही प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इनके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। लास्ट में हम अभी जो 2025 स्पेशली कोविड के बाद में जो ट्रेंड चल रहा है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को लेके, उन ट्रेंड का एनालिसिस भी करेंगे और यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो एक पीवाईक्यू आ रखा है उसे भी लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम देखें कि रेपो रेट क्या होती है, तो रेपो रेट बेसिकली ये रेट होती है एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। मतलब आरबीआई, वैसे मैंने रेपो और रिवर्स रेपो को लेके एक अपना वीडियो बना रखा है, तो उसको भी आप चाहें तो डिटेल में समझने के लिए रेफर कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक बेसिक इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या होता है रेपो रेट। तो इसका ये मतलब होता है कि एक तो जैसे आरबीआई हो गया, है ना, एक नॉर्मल बैंक्स हो गए जिससे नॉर्मल पब्लिक जो है वो बोरो करती है। ठीक है, तो जो नॉर्मल पब्लिक है वो बैंक से बोरो करती है। तो कोई भी इंटरेस्ट रेट है जो हम रिसेंटली देख रहे हैं कि भाई कितना मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो वो कैसे डिसाइड होता है? बैंक उसे डिसाइड करता है। और बैंक्स भी किस हिसाब से डिसाइड करता है? ऑन द बेसिस ऑफ जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, मतलब जो जिस रेट पे बैंक को आरबीआई लैंड कर रहा है ना, तो वो होता है हमारा रेपो रेट। मतलब अगर हम कहें कि 6% रेट पे आरबीआई जो है वो बैंक को लैंड कर रहा है पैसा, है ना, बैंक ने जैसे फॉर एग्जांपल ₹100 लोन दिया आरबीआई से, तो उस पे 6% का इंटरेस्ट बैंक को देना है। तो अब क्या होगा मार्केट में, जो अगर बैंक लोगों को, नॉर्मल पब्लिक को अगर लोन देगी, तो वो इससे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगी, क्योंकि बैंक को भी कुछ प्रॉफिट अर्न करना है। वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे प्रॉफिट अर्न करना है। तो हो सकता है वो 6.5% की रेट से दे रही है। अब यदि आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ाती जाए, मतलब अगर इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती जाएगी तो बैंक भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती जाएगी। तो यदि रेपो रेट बढ़ती जाएगी, मतलब अगर बैंक भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती जाएगी, तो क्या होगा इन फ्यूचर जो है लोग डिस्करेज होंगे, पब्लिक जो है या नॉर्मल पब्लिक डिस्करेज होगी कि वो बैंक से पैसे को उधार पे ले या पैसे को बोरो करे। ऐसा होगा तो उससे क्या होगा कि मार्केट में हम कहें कि लिक्विडिटी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यदि रेपो रेट बढ़ता है तो लिक्विडिटी डिक्रीज होती है। ओके, अब इफेक्ट ऑफ इंक्रीज यही जो हमने देखा कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन्स वो ज्यादा कॉस्टलियर होंगे, क्रेडिट लेस लेस क्रेडिट देंगे, मतलब लेस। अगर लोन कॉस्टली होंगे तो लोग कम कम बोरो करेंगे ना बैंक से, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? लेस, एंड इट विल रिड्यूस इन्फ्लेशन। अगर लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होता है मार्केट में वही रोटेट होता है एक जने से दूसरे जने के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो इससे क्या होता है कि लिक्विडिटी बढ़ती है और जो पैसा है उसका रोटेशन बढ़ता है और उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। ओके, तो यदि इन्फ्लेशन, अगर आरबीआई का मेन पर्पस है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो वो रेपो रेट बढ़ा सकती है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है कि रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक। अब क्या होता है, ये तो बैंक ने आरबीआई से बोरो किया। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है कि आरबीआई बैंक से किसी रेट पे बोरो करे, तो जनरली जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से कम ही होती है। ओके, क्योंकि आरबीआई बैंक से कुछ कम इंटरेस्ट पे ही बोरो करता है। अब यदि आरबीआई को मार्केट से लिक्विडिटी कम करनी है तो वो ज्यादा पैसा बोरो करेगा, और ज्यादा बोरो करेगा तो उसके लिए क्या होगा कि रिवर्स रेपो रेट अगर मतलब बैंक से ज्यादा अगर पैसा आरबीआई ले लेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। ओके, तो इट इनकरेज बैंक टू पार्क मनी। अगर आरबीआई अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंक क्या होगा कि ज्यादा पैसा आरबीआई को दे देगा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल पब्लिक को देने के। तो उससे क्या होगा मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। तो दोनों ही केस में यदि रेपो रेट भी बढ़ती है और रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है, दोनों ही केस में जो लिक्विडिटी है वो हमारी क्या होती है, लिक्विडिटी मार्केट में कम होती है। ओके, और लिक्विडिटी कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। तो दोनों ही ऑपरेशन से, दोनों के ही बढ़ने से
हमारा इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में होता है। फिर नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है? परसेंट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक मस्ट कीप विथ आरबीआई। इस पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे रिवर्स रेपो रेट में अगर बैंक कुछ पैसा आरबीआई को दे रहा था, मतलब तो वो लैंड कर रहा था पैसा, है ना, तो उसको उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। पर सीआरआर के केस में इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, कंपलसरी होता है कि कुछ परसेंट उनको आरबीआई के पास में सुरक्षित रखवाना होता है। इससे भी क्या होता है, जो लैंडेबल फंड है कि कुछ पैसा अगर आरबीआई के पास में सुरक्षित रखवा देगा तो उससे क्या होगा, जो वो पैसा वो मार्केट में दे सकता था और रोटेट कर सकता था, तो वो लैंडेबल फंड है वो कम हो जाएगा। ओके। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? इट इज परसेंट ऑफ डिपॉजिट टू बी केप्ट इन सेफ एसेट्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब कुछ पैसा जो बैंक्स है इन सबको क्या होता है, इनके ऊपर ये भी रूल होता है कि उनको कुछ पैसा सेफ एसेट्स में डिपॉजिट करना होता है। अब वो गोल्ड हो सकता है या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो सकते हैं। उससे क्या एक सेफ्टी नेट क्रिएट होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए कि लिक्विडेट करना है, लोगों को पैसा देना है ना, कोई सी भी सिचुएशन आ सकती है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एसएलआर का प्रोविजन होता है। ओके। ये भी क्या, पर इससे क्या होता है कि अगर उसमें वो पैसा सुरक्षित रख देगा तो वही लैंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। जितना एसएलआर और सीआरआर बढ़ेगा तो उससे भी क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। मतलब जो पैसा है, लैंडेबल कैपेसिटी है बैंक्स की, वो रिड्यूस होती है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रेगुलेट लिक्विडिटी। मतलब आरबीआई क्या करती है, मार्केट में जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको डायरेक्टली बाय या सेल करती है। अब बाय करेगी तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई ने जो मार्केट है उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लिया, तो क्या होगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा तो उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और इसका ऑपोजिट होता है, अगर सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो वो एक्सेस लिक्विडिटी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सेल्स मतलब टाइटन लिक्विडिटी और बाय मतलब इंक्रीज लिक्विडिटी। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? इट इज ओवरनाइट बोरोइंग अबव लिमिट्स। मतलब कभी कभी क्या होता है, ओवरनाइट कई बार जो बैंक्स होते हैं उनको अचानक से किसी कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ओवरनाइट बोरोइंग होती है और इसकी जो रेट होती है वो रेपो रेट से जनरली ज्यादा होती है। तो रिवर्स रेपो रेपो से कम होता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि जो रेपो रेट है वो हमारी हो गई रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो जनरली रेपो रेट से ज्यादा होती है। ओके। क्योंकि इमरजेंसी में उनको फंड चाहिए, तो इमरजेंसी में कभी भी बोरो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ी ज्यादा होगी। अब क्वालिटेटिव टूल्स क्या हो गए? ये तो हो गए क्वांटिटेटिव टूल्स जिससे आरबीआई जो लिक्विडिटी है या इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करती है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं? मतलब आरबीआई रेगुलेशन कर सकती है या इंस्ट्रक्ट कर सकती है, तो उन टूल्स को भी हम देख सकते हैं। जैसे ये मॉरल प्रेशर क्रिएट कर सकती है, आरबीआई अर्जेस बैंक्स टू फॉलो पॉलिसी गाइडलाइंस, कि आपको ये स्पेसिफिक पॉलिसी है उनको फॉलो करना है, तो ये काइंड ऑफ मॉरल प्रेशर क्रिएट कर सकती है। फिर क्रेडिट रेशनिंग, मतलब आरबीआई सेट्स लेंडिंग कैप्स टू सेक्टर्स। आरबीआई मतलब एक लेंडिंग कैप सेट कर सकती है सेक्टर्स पे कि आपको भाई इतना ही आप मतलब लैंड कर सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर पे कह सकती है कि भाई फाइनेंस सेक्टर हो गया या जनरली बैंकिंग रिलेटेड जो सेक्टर्स हो गए या फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, कि आपको इतना ही आपकी कैपेसिटी आप इतना ही लैंड कर सकते हो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो। ओके। फिर डायरेक्ट एक्शन क्या हो गया? आरबीआई पीनलाइजेस नॉन कंप्लायंट बैंक्स। जो बैंक्स फॉलो नहीं कर रही है आरबीआई की गाइडलाइंस को, तो वो उनको पीनलाइज कर सकती है आरबीआई। ओके। फिर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या हुआ? रेस्ट्रिक्ट क्रेडिट फॉर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, एग्जाम्पल होर्डिंग। इसका क्या मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मार्केट में, स्पेशली जैसे कि मार्केट में लोग पैसा क्यों बोरो करते हैं, ये आपको अगर हर्षद मेहता केस पता हो तो उसमें जनरली उसमें यही प्रॉब्लम हुई थी होर्डिंग वाली, कि मतलब वो एक्सेस एक साथ मार्केट से पैसा उठाते हैं बल्क में और फिर वापस मार्केट में ट्रांसफर करते हैं। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है उससे क्या होता है, अचानक से जो प्राइस राइज या मार्केट जो है वो क्रैश हो जाता है या एकदम से राइज हो जाता है। तो इस प्रकार की जो स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए भी, वैसे ये जो स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग वाला जो है ये सेबी के कंट्रोल में होता है स्पेसिफिकली, पर आरबीआई भी
इन्फ्लेशन को या लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए इससे रिलेटेड एक्शंस ले सकती है। ओके, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज को रोकने के लिए, ये मतलब ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही, ट्रेडिंग का पूरा कंट्रोल सेबी ही करती है, वो आरबीआई नहीं करती है। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना है ना। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए क्या करना होगा, या तो रेपो रेट बढ़ा दें टू सक आउट लिक्विडिटी एंड ग्रोथ स्टिमुलस। अगर ग्रोथ बढ़ानी है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा ग्रोथ बढ़ेगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, उसके लिए रेपो रेट को डिक्रीज करना होगा टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। अब सीपीआई इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होता है, या आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उनका टारगेट है 4 ± 2% अंडर इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमारी रहती है उनका टारगेट रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जनरली क्या होते हैं कि 50-50% मेंबर्स होते हैं। 50% तो हमारे जो क्या कहते हैं आरबीआई के जो मेंबर्स हो गए वो रहते हैं, और 50% गवर्नमेंट सेक्टर से मेंबर रहते हैं। और इसको हेड कौन करता है, हेड हमारे करते हैं जो आरबीआई के गवर्नर है वो। ओके, तो ये हो गई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। इस इनके मेंबर से रिलेटेड भी यूपीएससी में प्रीवियस पहले क्वेश्चन आ रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब रेपो रेट हाइक की अगर हम टाइमलाइन देखें तो क्या रहता है, पोस्ट पेंडेमिक इन्फ्लेशन प्रेशर लेड आरबीआई टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्टिंग मई 2022। अब स्टार्टिंग में क्या था, मतलब अगर हम बात करें कि जो हमारा कोविड वाला टाइम था उस टाइम पे लिक्विडिटी बढ़ानी थी मार्केट में, क्योंकि क्या हो गया था, एकदम डिप्रेशन काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन, पर उस टाइप की सिचुएशन मार्केट में अराइज हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए क्या किया था ना, कि मार्केट में पैसा डालना था, तो लिक्विडिटी बढ़ाई थी उस वक्त। अब पोस्ट कोविड, कोविड जा चुका है, और पोस्ट 2022 की हम स्पेसिफिकली बात करें तो अब क्या हो गई है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है। जो कोविड से पहले की जो सिचुएशन थी ना उस टाइप से नॉर्मलाइज हो रही है। तो अब जो एक्सेस लिक्विडिटी थी उसको वापस एब्जॉर्ब करना होगा। अब लिक्विडिटी टाइटन करना मतलब जो रेपो रेट है उसको बढ़ाना होगा। तो वही चीज आरबीआई ने भी ली थी। जैसे आप देख सकते हैं 2022 के बाद से कंटिन्यूसली आप देखोगे कि मॉनेटरी जो ये हमारा रेपो रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो एक्सेस लिक्विडिटी उसको भी एब्जॉर्ब करना है जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। फिर क्या हुआ कि 250 बेसिक पॉइंट्स तक बढ़ा दिया। उसके बाद अब आप देखेंगे कि फेब 2023 से अभी अप्रैल में जो रिसेंट, मतलब जो 2023 में जो हुई थी एमपीसी की मीटिंग, उस टाइम पे एक पॉज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, मतलब रेपो रेट को बढ़ा नहीं रहे और ना ही कम कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे फिर उन्होंने सोचने के लिए कि अब हमें क्या एक्शन लेना चाहिए फ्यूचर में, कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना एक्शन होना चाहिए, या जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलाई करना है ये हमारा एक्शन होना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने उस टाइम क्या डिसाइड किया कि हमें पॉज लेना चाहिए। तो अभी हमने आरबीआई के स्टैंड को देखा कि आरबीआई का मतलब एकोमोडेटिव स्टैंड है या न्यूट्रल स्टैंड है या ग्रोथ को स्टिमुलाई करना है, ये सारे हमने देख लिए कि मतलब इस टाइम पे अगर हम बात करें कि 2022 अर्ली 2022 टू सपोर्ट ग्रोथ, तो उस टाइम क्या किया था हमने, बेसिकली ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो रेपो रेट है उसको कम किया था। ठीक है, ड्यूरिंग कोविड। ये वाला अभी हमने नहीं देखा, हमने पोस्ट 2022 के बाद की जो आरबीआई की स्ट्रेटेजी थी उसको देखा। उसमें क्या था, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल उनका मेन पर्पस है, मेन मोटिव है ना। तो इसीलिए जो हमारी आपने जैसे देखा ऊपर कि जो अ, ये हमारा कंटिन्यूसली बढ़ाया है रेपो रेट को, है ना, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। फिर न्यूट्रल और वॉचफुल इन्फ्लेशन कूलिंग। अब अगर हम अभी बात करें तो अभी क्या है आरबीआई का स्टैंड, या तो वो न्यूट्रल है या वॉचफुल है, वो देख रही है कि क्या हमें नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए। तो अगर अब मैं रीसेंट 2025 की बात करूं तो अभी क्या है, अभी आरबीआई ने थोड़ा कम किया है रेपो रेट को, यानी ग्रोथ पे वापस फोकस किया जा रहा है कि ग्रोथ को बढ़ाना है। इन्फ्लेशन जो है वो भी उससे थोड़ा बढ़ेगा, पर एक ग्रोथ स्टिमुलस है उस पर फोकस किया जा रहा है दोबारा। ओके, so as of April 9, 2025, repo rate was this. This was cut aggressively to 5.5 in June as RBI aimed to support growth. The standing deposit facility
एंड एमएसएफ और बैंक रेट वर आल्सो एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, और सीआरआर को भी कट किया है। तो जैसे हमने देखा सीआरआर एसएलआर इनको अगर बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, और अगर इन्हें कट कर रहे हैं, इनको कम कर रहे हैं, तो पैसा मार्केट में आएगा और उससे ग्रोथ बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन भी उससे बढ़ेगा, पर ग्रोथ स्टिमुलस अगर मेन पर्पस है तो वो भी इंप्रूव होगी। ओके, फिर एकोमोडेटिव टू न्यूट्रल स्टैंड, ठीक है। और ये फाइनली क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगी आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइएगा। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, इसको अच्छे से समझने के बाद, और यदि आपको कुछ डाउट होता है तो वो भी अपनी क्वेरी आप रेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर more such informative videos. Thank you.